स्वागत है मेरी सुपर स्टडी पे। आज हम फिजिक्स में दर्पण को पढ़ने वाले हैं। जैसे बीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन जरूर ही आते हैं, तो चलिए देखते हैं दर्पण पढ़ते हैं। तो देखते हैं कि दर्पण जो है, दर्पण कांच का ही एक भाग होता है। दर्पण क्या होता है? कांच का ही एक भाग होता है जिसकी एक सतह चिकनी तथा दूसरी सतह जो है प्रवर्तक अर्थात पॉलिश की हुई होती है। कहने का मतलब यह है कि दर्पण जो होता है वो कांच का ही एक भाग होता है जिसकी एक सतह चिकनी तथा दूसरी सतह जो होती है वो परावर्तक और पॉलिश की होती है। फिर आगे बढ़ते हैं कि उत्तल दर्पण पर प्रकाश अपवर्तित करने पर उससे अधिकतम प्रकाश का परावर्तन होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे दर्पण के प्रकार। तो समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण में जो है, गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण आता है और अवतल दर्पण। तो इन तीनों दर्पण को पढ़ लेंगे, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो देखिए समतल दर्पण क्या है कि समतल दर्पण यदि परावर्तक पृष्ठ अथवा सतह समतल हो तो इसे समतल दर्पण कहा जाता है। इस दर्पण की दूसरी सतह पर चांदी अथवा पारे का लेप किया जाता है। याद रखेंगे कि समतल दर्पण जो होता है उसकी दूसरी जो सतह होती है समतल दर्पण की, उस पर चांदी और पारे का लेप किया हुआ होता है। आगे बढ़ते हैं। देखते समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुणधर्म। यानी कि समतल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनते हैं उनके गुणधर्म क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है वो देखना है। तो पहला प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे कि समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, आभासी और सीधा होता है। तो याद रख लेंगे कि समतल जो दर्पण है वो हमेशा आभासी यानी वर्चुअल और सीधा इमेज बनाता है। आभासी और सीधा प्रतिबिंब सदैव बनाता है। तो याद रख लेंगे, ठीक है। स से समतल, स से सीधा, ठीक है। और आभासी, जो आदमी आजकल सीधा है उसको लोग आभासी कर दे रहे हैं। आभासी मतलब कि वर्चुअल, मतलब तो समझ ही रहे होंगे आप। तो इसी तरह से याद रख लेंगे कि समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब सदैव बनता है वो आभासी और सीधा होता है। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का आकार मूल वस्तु के आकार के बराबर होता है। यानी कि जिस वस्तु को आप रख के समतल दर्पण बना रहे हैं, इस साइड और इस साइड अगर मिरर लगा हुआ, वो दोनों तरफ मतलब आकार में बराबर ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर, समतल दर्पण मानिए यहाँ पे रखा हुआ, कोई व्यक्ति इसके ओर v वेग से बढ़ रहा है, तो गतिमान व्यक्ति उस दर्पण में अपना जो प्रतिबिंब है यानी कि इधर जो है वो 2v से देखेगा। 2v वेग से मतलब गति करता हुआ प्रतीत होगा। ये इसकी विशेषता थी। आगे बढ़ते हैं कि समतल दर्पण यदि किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उस वस्तु की आधी ऊंचाई का दर्पण उपयोग में लाना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई समतल दर्पण लगा हुआ है और कोई मानिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसको आप पूरा देखना चाहते हैं, तो इस जो ऑब्जेक्ट की ऊंचाई होगी यहाँ पे, ये जो ऑब्जेक्ट इसकी ऊंचाई आधी होगी, तब आप पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं। ये एक पॉइंट था। फिर समतल दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु के प्रतिबिंब में वस्तु के दायां भाग बाईं और बायां भाग दाईं ओर दिखाई पड़ता है। ऐसा आप भी जानते होंगे कि मिरर में लेफ्ट हैंड राइट दिखता है और राइट हैंड लेफ्ट दिखता है। इसे जो है पार्श्व परिवर्तित प्रतिबिंब कहते हैं। ये जो लेफ्ट राइट दिखता है वो क्या कहलाता है? पार्श्व प्रतिबिंब कहलाता है। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखेंगे कि समतल दर्पण पर उपयोग क्या क्या है। जैसा अभी हम लोग देखे थे कि पार्श्व प्रतिबिंब प्रतिवर्तित प्रतिबिंब क्या क्या था, तो आगे है कि समतल दर्पण के उपयोग देखेंगे। तो सामान्यतः इसका उपयोग जो है दैनिक जीवन में दर्पण के रूप में किया जाता है। समतल जो दर्पण होता है उसको हम दैनिक जीवन में ही उपयोग करते हैं। समतल दर्पण का जो उपयोग है बहुदर्शी यानी कि क्लेडियोस्कोप एवं परिदर्शी पेरिस्कोप में भी किया जाता है। तो याद रख लेंगे कि पेरिस्कोप या क्लेडियोस्कोप में बहुदर्शी दूर देखने के लिए और परिदर्शी देखने के लिए जो है हम किसका उपयोग करते हैं? तो समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है कि बहुदर्शी में दो अथवा दो से अधिक समतल दर्पण एक दूसरे पर, आगे बढ़ एक बार और इसको पढ़ लेते हैं कि बहुदर्शी, माफी चाहूंगी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुदर्शी में दो अथवा दो से जो अधिक समतल दर्पण एक दूसरे के, बहुदर्शी में दो या दो से अधिक समतल दर्पण एक दूसरे से निश्चित कोण पर झुके हुए लगते हैं ताकि वे एक साथ एक से अधिक
वस्तु के प्रतिबिंब दिखा सके। तो बहुदर्शी का विशेषता ये भी था कि दो या दो से अधिक जो है समतल दर्पण एक एक दूसरे से जो है निश्चित कोण पर झुके हुए प्रतीत होते हैं। थोड़ा सा इसको क्या होता है, निश्चित कोण पर झुके हुए प्रतीत होते हैं ताकि एक दूसरे से बहुत अधिक वस्तुओं की प्रतिबिंब दिखा सके। और आगे देखते हैं कि पारदर्शी, इसका उपयोग जो है दृष्टि रेखा यानी कि लाइन ऑफ साइट से भिन्न स्तर अथवा दिशा में स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। ये सामान्यतः पनडुब्बियों में प्रयोग किए जाते हैं। ये जो सामान्यता है पारदर्शी जो है यानी कि पेरिस्कोप जो है सामान्यतः पनडुब्बियों में प्रयोग किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गोलीय दर्पण में क्या क्या इसके बताया गया देख लेते हैं कि एक ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह एक खोखले गोले भाग हो अथवा गोलाकार सतह से निश्चित किया हो, वो गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण जो है सामान्यतः कांच के एक टुकड़े पर चांदी के लेप करके बनाया जाता है। तो आपको पता होगा कि गोलीय दर्पण के अंदर दो दर्पण आते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो देखते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित क्या है कि वक्रता केंद्र आप जानते होंगे। गोलीय दर्पण जिस पर खोखले एक का भाग है जिसे खोखले केंद्र का दर्पण या वक्रता केंद्र कहते हैं। ध्रुव जो है दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर स्थित केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। ठीक है। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो गोलीय दर्पण का जो प्रविष्ट पृष्ठ पर जो है विरुद्ध गोला का भाग होता है उसे ही गोले का वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ध्रुव और वक्रता त्रिज्या के मध्य में होती है। ये इंपॉर्टेंट होता है कि जो त्रिज्या है वो ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य में होती है। बस ये याद आप रखेंगे, त्रिज्या कहाँ होती है तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य में होती है। आगे बढ़ते हैं। मुख्य अक्ष यानी कि पी ध्रुव से वक्रता त्रिज्या को मिलने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। यानी कि ध्रुव से जो वक्रता त्रिज्या तक जाता है, ध्रुव से वक्रता त्रिज्या तक वो क्या कहता है, वो मिलने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। फोकस देखते हैं। फोकस तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पे स्थित वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष से समांतर आती हुई किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आपतित होती है उस बिंदु को दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। वो अभी डायग्राम देखेंगे तो समझ जाएंगे। फोकस दूरी क्या होता है, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के मध्य दूरी को जो है फोकस दूरी कहते हैं। यानी कि ध्रुव और फोकस के मध्य में जो स्थित होता है उसे हम फोकस दूरी कहते हैं। आगे बढ़ते उत्तल दर्पण को देखेंगे। वह गोलीय दर्पण जिसकी बाह्य सतह भरी हुई हो उसे उत्तल दर्पण कहलाती है। वह गोलीय दर्पण जिसकी बाह्य सतह भरी हुई हो उत्तल दर्पण कहलाती है। इसकी आंतरिक सतह को लेपित किया जाता है। क्या किया जाता है, आंतरिक सतह को लेपित किया जाता है। ये दर्पण जो है अनंत से आने वाली किरणों को फैलाता है। इसीलिए जो है उत्तल जो दर्पण होता है, एक मिनट, उत्तल जो दर्पण होता है उसको क्या बोलते हैं, अपसारी। इसको याद रखेंगे, अपसारी भी कहा जाता है। उत्तल दर्पण को अपसारी कहा जाता है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि उत्तल दर्पण की हम क्या पढ़ने वाले हैं, उपयोग। तो उत्तल जो दर्पण है उसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो स्कूटर, मोटर, कार, बस आदि के पीछे वाहनों अथवा दृश्य को देखने के लिए प्रयुक्त साइड मिरर या रिव्यू मिरर जो होता है के रूप में हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। बेशक से बात है, आप भी जानते होंगे। स्ट्रीट लैंप में इनका उपयोग किया जाता है क्योंकि इनका दृष्टि क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत होता है। आगे बढ़ते हैं। ये सारे जो उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब बने हुए उनको हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे हुआ। तो देखते हैं उत्तल दर्पण में जो है वो दो प्रतिबिंब बनता है। इसमें देखिए रेखा आरेख देखेंगे, वस्तु की स्थिति देखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति देखेंगे, प्रतिबिंब का आकार देखेंगे, प्रकृति देखेंगे और किरण आरेख देखेंगे। तो देखिए ए में क्या है कि अगर हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं, कहाँ रखते हैं, ये सब थोड़ा ध्यान रखेंगे। हम उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं कि वस्तु को अगर हम अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, फोकस पर और दर्पण के पीछे बनती है। तो उत्तल दर्पण में जब किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब का जो स्थिति है वो फोकस पर या दर्पण के पीछे बनता है। याद रखें, उत्तल दर्पण में जब हम किसी बिंदु को अनंत पे रखते हैं तो फोकस पर उसका प्रतिबिंब या दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है उत्तल दर्पण में, तो अत्यधिक छोटा और बिंदु आकार का होता है। तो उत्तल दर्पण में याद रखेंगे कि अगर किसी वस्तु को अनंत पर रखे हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बना है वो फोकस पर या दर्पण के पीछे बना है और उसका जो प्रतिबिंब का आकार है वो अत्यधिक छोटा और बिंदुकार का होता है।
और प्रतिबिंब की जो प्राकृतिक होती है आभासी और सीधा होता है। आभासी जैसे अभी हम लोग देखे थे समतल दर्पण का कैसा प्रतिबिंब बन रहा था, आभासी और सीधा। तो उसी तरह से आभासी और सीधा होता है, ये याद रख लेंगे। और ये बनाया हुआ भी है कि अगर हम किसी पॉइंट को इधर रख रहे हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो एफ पे बन रहा है, या दर्पण के पीछे बन रहा है। ये आप देख रहे होंगे, ये जो उसका प्रतिबिंब बना है एफ पे बना है ना, और दर्पण के पीछे बना है ना। फिर आगे देखते हैं कि अनंत तथा दर्पण या ध्रुव के बीच में रखा जा रहा है। ऑब्जेक्ट को जो है अनंत या ध्रुव के बीच में रखा जा रहा है, यानी कि P और इधर अनंत है उसके बीच में इस ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है ना, तो यही इस ऑब्जेक्ट को रखा हुआ वही दिखा रहा है। तो देखते हैं कि P तथा F के बीच और दर्पण के पीछे जो है वो प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए यहाँ पे P और F के बीच में बना हुआ है, और ये जो है ये दर्पण है तो इसके पीछे प्रतिबिंब बना हुआ है। वही मैं कहना चाह रही हूँ, छोटा है और आभासी और सीधा है। प्राकृतिक तो दोनों का सेम ही है, आभासी और सीधा। तो ये उत्तल दर्पण का था, तो इसको याद रख लेंगे कि ये अनंत और दर्पण के यानी ध्रुव के बीच में रखा जाता है। ये अनंत था, ये ध्रुव था, इसके बीच में ये ऑब्जेक्ट रख दिया तो प्रतिबिंब जो है वो एफ पी और एफ के बीच में बन रहा है, देख सकते हैं, और दर्पण के पीछे बन रहा है, और आकार जो है छोटा है और सीधा और आभासी है। आगे बढ़ते हैं। अब बारी है अवतल दर्पण की। इसके 6 प्रतिबिंब होते हैं, उत्तल के तो 2 होते हैं, आप जानते होंगे। तो अवतल दर्पण पढ़ते हैं अब। तो अवतल दर्पण में हम देखेंगे कि ऐसा दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर झुका होता है। इसका जो प्रवर्तक ये पृष्ठ होता है ना, वो अंदर की ओर झुका होता है, अथवा वक्रित अवतल दर्पण कहलाता है। इसी को हम अवतल दर्पण कहते हैं। इसका जो बाह्य भाग है वो लेपित होता है। अवतल दर्पण का बाह्य भाग लेपित होता है, याद रखेंगे। अवतल दर्पण के उपयोग देखेंगे अब। यहाँ तो हम देख लें कि अवतल दर्पण होता क्या है, तो यहाँ पे अवतल दर्पण के उपयोग देखेंगे। तो देखते हैं कि चिकित्सा द्वारा यानी कि डॉक्टरों के द्वारा रोगियों के नाक, कान और दांत आदि की जांच के लिए जो है वो अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही सर्च लाइट, टॉर्च, वाहनों की हेडलाइट, सोलर कुकर, सेविंग दर्पण में जो है परावर्तक दूरबीन आदि में जो है अवतल दर्पण उपयोग किया जाता है। अब हम देखने वाले हैं कि अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसको देखेंगे। इसमें 6 है, तो हम लोग चलिए देखते एक बारी करके, थोड़ा सा समझते भी जाएंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन बढ़ना है। देखिए, एक ऑब्जेक्ट है ए, वस्तु की स्थिति कहाँ है तो अनंत में। कहाँ है वस्तु की स्थिति? अनंत में। जैसा कि इस प्रतिबिंब में आपको दिख रहा होगा, ये अनंत है और ये वस्तु है, आप देखे होंगे, देख रहे होंगे, तो अनंत में है। और प्रतिबिंब की जो स्थिति है, प्रतिबिंब की स्थिति वो कहाँ है तो वो फोकस पर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसे गया और ये जो प्रतिबिंब बना है वो फोकस पे बना। तो यही कहने का मतलब है कि जो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, फोकस पे है। और देखते हैं कि प्रतिबिंब का आकार कैसा है, तो छोटा है और बिंदु आकार का। प्रतिबिंब जो है ये बना है वो छोटा और बिंदु आकार का है, और उल्टा और क्या है, सॉरी, वास्तविक एवं उल्टा है। जो अवतल दर्पण होता है उसमें ज्यादातर जो इमेज बनते हैं वो वास्तविक और उल्टा बनते हैं। तो एक इमेज आप समझ गए होंगे, अगर वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना हुआ है, फोकस पर बना हुआ है। किस दर्पण की बात हो रही है, तो अवतल दर्पण की बात हो रही है। तो याद रखेंगे कि अनंत पे रखे हैं तो फोकस पे बना है, और अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का है, वास्तविक एवं उल्टा है, वास्तविक एवं उल्टा है। ठीक है। P से दूरी, दूसरा बिंदु कहाँ, दूसरा जो ऑब्जेक्ट है ये B मानी ऑब्जेक्ट है और ये कहाँ पे रखा हुआ, तो B से दूरी, यानी कि P से दूरी पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट को। तो इसको देखते हैं। ये देखिए ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट देख रहे हो। और फिर देखते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो F और C के बीच में, F और C के बीच में, यानी कि फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में यहाँ ऑब्जेक्ट बना हुआ है। यहाँ पे रखा गया था ऑब्जेक्ट, और प्रतिबिंब ऐसे कुछ आया है, यहाँ से ऐसे कुछ आया है, फिर यहाँ से टकराया है, और यहाँ पे छोटा सा बना हुआ है। तो इसे आप देख चुके होंगे। तो ये देखते हैं कि F और C के बीच में बना हुआ है क्या, तो प्रतिबिंब बना हुआ, रखा कहाँ गया था, तो P से दूरी पे रखा गया था। दूसरा जो प्रतिबिंब होता है अवतल दर्पण में P से दूरी पर रखा जाता है, और उसका जो प्रतिबिंब बनता है, वस्तु जो है वो P से दूरी पर रखा जाता है, प्रतिबिंब जो बनता है F और C के बीच में बनता है, और छोटा होता है वास्तविक और उल्टा, तो ये चलता ही रहेगा। फिर आगे बढ़ते हैं कि C पर रखने पर क्या होता है। ये तो बहुत बेसिक सा सवाल है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर सी पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी सी पर बनता है, यानी कि वक्रता त्रिज्या पर बनता है और समान आकार का बनता है। और इमेज तो उल्टा वास्तविक रहता ही है, वास्तविक तथा उल्टा रहता ही है।
तो देखिए यहाँ सी पे रखा गया था और सी पर प्रतिबिंब ही बना है। याद होगा फिर सी और एफ के बीच में अब रखा जा रहा है ऑब्जेक्ट को। कहाँ रखा जा रहा है? सी और एफ के बीच में। ये देखिए यहाँ पे एफ है और यहाँ पे सी होता है, तो उसके बीच में ही रखा जा रहा है। तो सी से दूर, यानी कि सी से दूर इधर आके बना हुआ है प्रतिबिंब। फिर सी और एफ के बीच में जैसे बढ़ते जाता है, पहले क्या रखा होता है? अनंत में। फिर पी से दूरी पर रखा गया, फिर सी पे रखा गया, सी और एफ के बीच में रखा गया। तो सी और एफ के बीच में रखा गया तो प्रतिबिंब किससे बना? सी से दूरी पर बना। और आवर्धित जो है इस बार बड़ा हो गया। 3 के बाद अब बड़ा हो गया, पहले छोटा था, फिर छोटा था, समान आकार का था। जो सी और एफ के बीच में रखा गया और सी से दूर जो बना वो आवर्धित जो क्या हो गया? बड़ा प्रतिबिंब बन गया और वास्तविक और उल्टा है ही। आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर प्रतिबिंब को देखेंगे जो एफ पर रखा हुआ, यानी फोकस पर। देखिए सब्जेक्ट को फोकस पे रखा और इमेज जो है यहाँ से ऐसे टकराते हुए इधर अनंत में बन गया। तो इसे याद रख लेंगे कि एफ पे रखा जाता है। 5वां जो दर्पण होता है, बनता है अवतल दर्पण का इमेज, वो रखा कहाँ जाता है? फोकस पर रखा जाता है और अनंत पर बनता है और अत्यधिक आवर्धित होता है, यानी बहुत बड़ा होता है और वास्तविक और उल्टा होता है। फिर एक नेक्स्ट एकदम ये विवादित होता है क्योंकि आभासी और सीधा हो जाता है। आभासी और सीधा मतलब समझिए कि अवतल दर्पण की तरह, उत्तल दर्पण की तरह बन जाता है। अवतल दर्पण रहता है पर उत्तल की बन जाता है, तो उत्तल की तरह बन जाता है। तो देखते पी और एफ के बीच में रखा हुआ, पी और एफ के बीच में वस्तु को रखा हुआ दर्पण के पीछे। देखिए बाकी सारी इमेज इधर बन रहे थे, इधर, पर ये जो इमेज बना हुआ इधर बना हुआ इधर। तो उसी तरह से क्या होता है कि इसीलिए सीधा और आभासी हो जाता है, आवर्तित बड़ा यानी कि बहुत बड़ा हो जाता है और दर्पण के पीछे बन जाता है। कहाँ रखा जाता है? पी और एफ के बीच में रखा जाता है। याद रख लेंगे कहाँ रखा गया? पी और एफ के बीच में रखा गया। दर्पण के पीछे इसका इमेज है और बहुत बड़ा है और आभासी और सीधा है। अब देख लेते हैं दर्पण का सूत्र। देख लेंगे कि गोलीय दर्पण में दर्पण के ध्रुव बिंदु पर दूरी की जो होती है, ध्रुव से बिंदु दूरी जो u होती है, ध्रुव से प्रतिबिंब दूरी जो होती है v होती है, और ध्रुव से जो मुख्य फोकस दूरी होती है वो f होती है। तो इन तीनों के परस्पर संबंध से जो है दर्पण सूत्र बनता है 1/f 1/v 1/u। ये इसका दर्पण का सूत्र हो गया। आगे देखते हैं उपयुक्त उपयुक्त संबंध सभी गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के लिए तथा प्रतिबिंब की सभी स्थितियां लागू होती है। कहाँ होती है? लागू होती है, याद रख लेंगे। फिर देखते हैं आवर्धन, मैग्निफिकेशन, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट रहता है। तो देखते हैं कि किसी भी गोलीय प्रतिबिंब की ऊंचाई और उसकी वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं और इसे m द्वारा जो है वो बताया जाता है। यानी प्रतिबिंब का जो भी h बनता है और ऑब्जेक्ट का जो भी रहता है उसका ही जो है अनुपात होता है मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी। तो इस तरह से क्या होता है? m इजगल टू v/u होता है, जिसमें यहाँ m का मान जो है धनात्मक होता है और प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है, याद रखेंगे। और m का मान अगर ऋणात्मक होता है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। यानी ये अगर प्लस में आता है तो समझिए कि इमेज जो है सीधा और आभासी है, और मानिए जो मैग्निफिकेशन माइनस में आता है तो वो ऋणात्मक, तो वो वास्तविक और उल्टा होता है। क्या होता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। ये कहने का मतलब यहाँ पर दिखाया भी हुआ है कि वस्तु को यहाँ पे रखा गया है, प्रतिबिंब बना है, फिर इधर रखा गया है, दो ऑब्जेक्ट दिखा दिया गया है। तो इसको याद रख लेंगे। ये बिल्कुल याद रखेंगे कि अगर प्लस में आता है तो सीधा और आभासी बनता है और माइनस में आता है तो वास्तविक और उल्टा बनता है। ये सारे दर्पण थे। अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपको बहुत हेल्प मिलेगा। जरूर चैनल से जुड़िए।